नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योतिष संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं बब्बन कुमार सिंह। मित्रों, आज जो है हम आपको धनिष्ठा नक्षत्र में जो गुरु का गोचर शुरू हो गया है 5 मार्च से, उसकी और चर्चा करेंगे। मित्रों, धनिष्ठा जो है नक्षत्र है, इसमें हम आज आपको विभिन्न राशियों में इनके गोचर, विभिन्न राशियों के लिए इनके गोचर क्या होंगे वो बताएंगे, ताराबल से स्थिति बताएंगे। लेकिन उससे पहले नवांश के बारे में कुछ बातें बता देते हैं। इसमें सभी आपको पता है 4 चरण होते हैं सभी नक्षत्रों के। धनिष्ठा के 4 चरण होते हैं। शुरुआती 2 चरण जो होते हैं मकर राशि के तहत होते हैं। 23-20 से लेकर 26-40 तक पहला चरण होता है, जिसको सिंह नवांश के तहत दिया गया है। ये सिंह नवंश में प्राय देखा गया है कि जो जातक होते हैं वीर होते हैं और ये बहुत माने ये लोग बड़े सक्षम लोग होते हैं। कई लोग माने जो ऋषियों ने लिखा है, बहुत चतुर्श्यान भी शब्द इस्तेमाल किया है। यहाँ ये लोग लेकिन इसमें देखा क्या गया है कि इन लोगों की शादियां डिस्टर्ब ज्यादा होती है और ये इसमें ये सिंह के नवांश होने के बावजूद इसमें सूर्य की दशा अच्छी नहीं जाती है। देखिए, पहले राशि लेवल में शनीश के स्वामी हो गए, नक्षत्र लेवल में मंगल स्वामी हो गए और नवांश लेवल में देखेंगे तो आपके इसके स्वामी सूर्य होते हैं। तो सूर्य की दशा इसमें खराब जाती है, लेकिन शनि और मंगल ये दोनों की दशाएं अच्छी जाती है और ऐसे जातक जो है जीवन में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। परिवार का नाम भौतिक जीवन में करने में सफल होते हैं। कह सकते हैं डबल माने प्रोफेशन में वो साबित होते हैं। ये जो दूसरा जो होता है 26-40 से 30 अंश तक होता है, ये कन्या का नवांश है। ये यहाँ बुध एक लेवल में ये होते हैं, लेकिन बुध यहाँ अच्छे नहीं असर देते हैं। कारण कि शनि और मंगल का असर यहाँ भी ठीक होता है। शनि मंगल की महादशा में आपको ये अच्छा रिजल्ट देता है। और इस चरण की एक खास विशेषता देखी गई है कि ऐसे लोग बहुत सारा एक्सीडेंट होते हुए देखा गया है और ग्रंथकारों ने कहा है कि लोगों को वाहन चलाने से बचना चाहिए और ऐसे लोगों को योग मेडिटेशन विशेष रूप से करना चाहिए। इनमें ये कुछ न कुछ कमी होती है और यहाँ भी विवाह के मामले में प्राय यहाँ भी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं देखी गई है। वही कारण है कि शनि, मंगल और बुध ये, और मंगल और बुध का आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा अंतर्विरोध है। इसके कारण यहाँ आप ये देखिएगा, तो ये चीजें आप उसको देख सकते हैं। इसमें लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है कि यहाँ के जो जातक होते हैं ये लोग संगीत के क्षेत्र में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हुए देखेंगे और एथलीट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। माने कोई भी एथलेटिक वर्क जो होते हैं, जो फिजिकल एक्टिविटी वाला होता है, उसमें इनके अच्छे रोल होते हैं। अब हम आते हैं ये कुंभ वाले क्षेत्र में। कुंभ राशि के क्षेत्र में जब हम आते हैं तो पहला नवांश यहाँ पड़ता है तुला का। तुला का नवांश में आता है तो यहाँ शनि, मंगल और शुक्र इसके स्वामी हो गए। यहाँ भी आप देखिएगा शुक्र की दशाएं अच्छी नहीं जाती है। यहाँ फिर आपको देखेंगे यहाँ भी शनि की दशा प्राय अच्छी जाती है और मंगल का प्रभाव जो होता है कई बार मिक्स रिजल्ट यहाँ देखा गया है। लेकिन मंगल भी ठीक रिजल्ट देते हैं यदि डिग्निटी अच्छी हो, लेकिन शनि निश्चित रूप से अच्छे रिजल्ट यहाँ देखे गए। और ये जो लोग होते हैं ये आध्यात्मिक इनकी उन्नति देखी गई है। ये ज्योतिष में, तंत्र में इनकी इंटरेस्ट होता है। कारण कि देखिए ये कुंभ वाला जो क्षेत्र है ये फ्रीडम जोन कहा जाता है। यहाँ जो शनि का क्षेत्र है ये समाज से जुड़ा हुआ है, कॉस्मिक एनर्जी इसमें होती है। तो इससे संबंधित आप देखिएगा ऐसे जातक जो है किसी भी क्षेत्र में बड़े डिवोशनल होकर काम करने वाले आपको मिलेंगे। तो तुलनात्मक रूप से यहाँ आप देखेंगे कि शादियां ठीक है, मैंने एक मैरिटल डिस्कॉर्ड की स्थिति पूरे धनिष्ठा में स्थिति देखी जाती है, लेकिन इसके बावजूद शादियां चलती हुई आप पाएंगे। ये आप देखेंगे खास के पुराने जमाने में तो निश्चित रूप से। अभी ये स्थिति यदि कुंडली में ज्यादा खराब है तो शादियां टूटती हुई देखी जाती है। और ये इसमें लेकिन ये परा विद्या में इनकी सफलता ज्यादा देखी गई है भौतिक की अपेक्षा, यदि परा विज्ञान में है। और यदि कुंडली बहुत अच्छी है तो फिर स्वाभाविक है, क्योंकि ये वीरों की हमने कहा कि धनिष्ठा जो है वीरों का नक्षत्र है। तो यदि आप भौतिक जीवन में यदि कोई पुरुषार्थ आपने आरंभ किया है तो उसमें सफलता मिलेगी। लेकिन हमने बताया कि पराविद्या इनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ये अंतिम जो ये चरण है
जो नवांश होगा, ये पड़ता है वृश्चिक का नवांश। यहाँ मंगल का सबसे अच्छा रिजल्ट आप देखेंगे। यहाँ पर मंगल अपना बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, और इसलिए देखिएगा ये लोग, बहुत सारे लोग एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं, पुलिस में होते हैं, सेना में होंगे, इस तरह की इनको देखेंगे, और ये इनके मामले में बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं। और शादियों के मामले में यदि चारों चरणों में देखा जाए, तो इनकी शादियां तुलनात्मक रूप से शादी संबंधों में इनकी तुलनात्मक रूप से थोड़ी सी बेहतर आप कह सकते हैं कि इनकी स्थिति होती है, चलने की स्थिति होती है। तो यहाँ एक आप ये चीजें कह सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात जोड़ना चाहूंगा कि ऋषियों ने सभी नक्षत्रों के लिए पेड़ रेमेडी के रूप में किसी न किसी पेड़ से जोड़ा है नक्षत्रों को, 27 नक्षत्रों को। तो इसको खेजरी से जोड़ा जाता है, और कहा जाता है कि यदि धनिष्ठा नक्षत्र है और यहाँ कोई शुभ या अशुभ ग्रह गुजर रहे हो, तो आपको खेजरी की चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। स्पेशली आप यदि धूप के रूप में, और आपको मिल जाएगा मार्केट में, बाजार में धूप के रूप में खेजरी की धूप मिलती है, वो इस्तेमाल करें तो आपके लिए। या आप हवन करते हैं तो हवन में खेजरी की लकड़ियों का इस्तेमाल करके आप अपनी नक्षत्र की ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं आपके लिए ये बेहतर हो सकता है। मित्रों, अब विभिन्न राशियों के फल के बारे में बात करने से पहले कि गुरु का जो इसमें धनिष्ठा में गोचर होगा, तो अलग अलग राशियों पर क्या फल होगा, लग्न राशियों पर, उससे पहले हम बता दें कि तारा बल से देखिए तो ये जो जन्म तारा होगा, मंगल, जिन लोगों का जन्म चंद्रमा जिनका या लग्न, स्पेशली चंद्र या लग्न यदि इसमें बैठा हुआ है, धनिष्ठा नक्षत्र में है, तो इनका जन्म तारा होगा। जन्म तारा में देखिए प्रोफेशन के मामले में तो अच्छा ये रिजल्ट दे सकता है यदि कुंडली में स्थितियां अच्छी है, दशा भुक्ति आपकी अच्छी है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा सेहत के मामले में, क्योंकि देखिए चंद्रमा पर से अच्छा गोचर गुरु का ऋषियों ने नहीं बताया है। और आप देखिएगा जन्म तारा में यदि आपकी कुंडली में लग्नेश कमजोर है या छठा भाव एक्टिव हो रहा है आपके इस जीवन में, छठे भाव, तो आपको सेहत की परेशानी ये पीरियड में दे सकता है। तो जिन लोगों की कुंडली में, मैं सूर्य को भी रखूंगा, यदि यहाँ सूर्य भी बैठे हैं तो हेल्थ संबंधी, चूंकि सूर्य वाइटलिटी के कारक है, तो आपको हेल्थ संबंधी दिक्कतें हो सकती है। आप राशिफल में ये देख लीजिएगा, पहले इस चीज को देखकर फिर राशिफल में अपना लागू करके इसको देखिए। इसके बाद राहु जो है, राहु देखिए, राहु में ये राहु के लिए भी ओवरऑल अच्छा है, लेकिन इसमें राहु का, जिन लोगों का राहु, ये हमने मंगल के नक्षत्रों की बात बताई कि मंगल के नक्षत्र, जिसमें स्पेशली हमने धनिष्ठा की बात की, लेकिन मंगल के दो और जो ये होते हैं नक्षत्र होते हैं, वो दोनों नक्षत्रों को के लिए भी ये जन्म तारा की स्थिति होगी। तो उसको भी आप देख लीजिएगा, उसके हिसाब से आप देखिएगा। राहु के जो 3 नक्षत्र होते हैं, तो आप इसमें सतभिषा वाले को छोड़कर, क्योंकि सतभिषा के लिए 7.5 चलेगी, जैसे वहाँ धनिष्ठा वालों के लिए चलेगी, मंगल के 3 नक्षत्रों में धनिष्ठा वालों के लिए 7.5 चलेगी, उसी तरह से यदि चंद्रमा है वहां तो, और यदि आपका सतभिषा नक्षत्र में है तो सतभिषा वालों को थोड़ा सा ज्यादा परेशानी हो सकती है, वहां पर से गुजरेंगी। और इस बार जो जाएंगे बीच में, इस साल में कुछ दिनों के लिए, 1 सवा महीने के लिए वो सतभिषा नक्षत्र से गुजरेंगे भी, तो उनको छोड़कर और सब लोगों के लिए ये अच्छा है, और डेवलपमेंट को बताता है कहीं ना कहीं। राहु के 3 नक्षत्र क्या है, आद्रा है, आद्रा छठे नंबर का, उसके बाद 15वें नंबर का जो है वो, और अगला होगा 24वें नंबर का सतभिषा होगा। तो ये 3 नक्षत्र होते हैं। फिर आप आइए गुरु के जो नक्षत्र हैं, गुरु के 3 नक्षत्र हैं। पुनर्वसु पहला नक्षत्र है, दूसरा नक्षत्र जो गुरु का है वो है, और अंतिम गुरु का पूर्वभाद्रपद नक्षत्र है। तीनों नक्षत्रों के लिए, गुरु के लिए ये गोचर शुभ होने जा रहा है। और गुरु माने ऐसे गुरु के जिन जिन लोगों की कुंडलियों में चंद्रमा स्पेशली है या लग्न है, तो आप देखिएगा कि मित्रों के सहयोग से इनका इस पीरियड में डेवलपमेंट होगा, और संबंधों में भी सुधार की स्थिति आप देख सकते हैं। अब शनि के जो 3 नक्षत्र होते हैं, पुष्य और पुष्य, उत्तर भाद्रपद, और एक बीच में आपको शनि के जो भी आप, शनि के नक्षत्रों के लिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि 8 नंबर उनका होता है। तो पहला पुनर्वसु 8 नंबर का होता है, दूसरा 17 नंबर का अनुराधा होता है, और तीसरा जो होता है
26 नंबर का उत्तर भाद्रपद होता है। हमेशा नंबरिंग से याद रखिए, नक्षत्रों को नंबरिंग से याद रखिए तो आपके लिए आसान होगा। तो ये 3 जो ये होंगे, ये शनि के नक्षत्र होंगे, तो इनके लिए आध्यात्मिक उन्नति का समय है और इन लोगों को बड़ी सोच विचार करके प्रत्येक काम करना चाहिए। तारा से देखने से ये स्थिति दिख रही है। बुध के जो 3 नक्षत्र हैं, बुध के नक्षत्र क्या है, सब अंतिम नक्षत्र है। 9 नंबर का नक्षत्र होता है पहला अश्लेषा, और दूसरा होता है 18 नंबर का नक्षत्र जो होता है ज्येष्ठा नक्षत्र, और उसके बाद 27वां जो होता है आर्योती नक्षत्र। तो इन तीनों नक्षत्रों के लिए ये जो है ये गोचर अच्छा नहीं। हमने आपको पहले भी बताया कि बुध का नवांश भी जो कन्या होता है उनके साथ भी दिक्कत होती है। तो इनके लिए ये जो गोचर है, ये बुध के लिए भी अच्छा है, शुभ गोचर होगा। बुध के लिए भी ये अच्छा है, बहुत सारे बुध के लोगों के लिए ये गोचर अच्छा जाएगा। और लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि अभी बुध के ज्येष्ठा नक्षत्र से केतु का गोचर हो रहा है, और ये जो गोचर है केतु का गोचर बहुत सारे लोगों को परेशानी दिए हुए है, खासकर जिन लोगों का ज्येष्ठा नक्षत्र है। ज्येष्ठा जो है तामसिक नक्षत्रों की श्रृंखला में सबसे अंतिम होता है। मघा से ज्येष्ठा का भी जो तामसिक नक्षत्र की श्रृंखला है, जो 9 नक्षत्र, तो उसमें ज्येष्ठा वालों के लिए पीड़ा हो रही है। जो केतु जो है उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाए हुए हैं, तो उसको छोड़कर और लोगों के लिए ज्यादा बेहतर स्थिति है। इसके बाद अब ये केतु के जो 3 नक्षत्र होते हैं, पहला केतु का नक्षत्र जो होता है आप सबको पता है अश्विनी नक्षत्र होता है। पहले नंबर का जो भी वो सारे आते हैं। जैसे पहला अश्विनी नक्षत्र हो गया, दूसरा जो 10 नंबर का नक्षत्र होता है मघा नक्षत्र होता है, फिर 19 नंबर का जो होता है मूल नक्षत्र होता है। माने एक नंबर जोड़ने से जो आएगा, जैसे 9 1 जोड़िएगा तो 10 आएगा, और वहां फिर क्या कहते हैं, इधर 10 जोड़िएगा तो 1 और 0 जोड़िएगा तो 1 आएगा, और इधर 1 नंबर। तो ये 1 नंबर वाली जो श्रृंखलाएं होती हैं वो आपको केतु के नक्षत्र होते हैं। तो इनके लिए गोचर बहुत अच्छा नहीं है। और इसमें आप देखिएगा केतु के जिन लोगों का होता है उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। गुरु जो है और केतु की एनर्जी जो है अभी वो एक धरातल पर नहीं है। तो गुरु के तीनों नक्षत्रों के जातकों को कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी दिख रही है इस पीरियड में। इसके बाद शुक्र के जो 3 नक्षत्र होते हैं, 2 नंबर की श्रृंखला जो होती है शुक्र की नक्षत्र की होती है। जैसे पहला भरणी होता है, फिर 11 नंबर का वो होता है पूर्व पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र होता है, और फिर उसके बाद आप पूर्वाषाढ़ा जो होता है, मूल के बाद जो होता है वो 20 नंबर का नक्षत्र होता है। तो वो ये तीनों नक्षत्रों के लिए ये जो होता है कहीं ना कहीं ये शुभ गोचर साबित होने जा रहा है। सूर्य के जो 3 नक्षत्र होते हैं, सूर्य तीसरे नंबर का नक्षत्र होता है, और तीसरा कृतिका से शुरू होता है, फिर उत्तरा फाल्गुनी होते हैं, और फिर अंतिम जो होता है उत्तराषाढ़ा होता है। तो ये जहाँ से अभी कुछ दिन पहले शनि निकले हैं, तो ये आप देखेंगे कि इन नक्षत्रों के लिए कहीं ना कहीं मिक्स रिजल्ट दिख रही है। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि क्या कहते हैं, आपको कोई भी चीज को बड़े ध्यान से करना है। एडवाइस, चूंकि गुरु जा रहे हैं तो एडवाइस के मामले में हम उनके किसी के एडवाइस पर ध्यान नहीं देना है, इसलिए कि या क्रॉस चेक कर लेना है, अन्यथा आपको दिक्कतें हो सकती हैं इस पीरियड में। सूर्य के नक्षत्रों के लिए ये बात देखने की जरूरत है। चंद्रमा के नक्षत्रों की बात करें तो चंद्रमा का पहला ये जो 4 नंबर का नक्षत्र होता है रोहिणी होता है, जहाँ की राहु ऑलरेडी गुजर रहे हैं आपको पता है। तो 4 नंबर का और फिर 13 नंबर का नक्षत्र अगला होता है हस्त नक्षत्र, और तीसरा जो होता है वो 22 नंबर का श्रवण नक्षत्र, जहाँ के शनि भी चल रहे हैं और जहाँ से गुरु निकले हैं। तो ये जो नक्षत्र है तो इनके लिए चंद्र के लिए शुभ असर दे रहा है। और इसमें क्या है, राहु और शनि जो है और ये गुरु का ये कहीं ना कहीं तादाद में बढ़ेगा, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव आप इसमें रिजल्ट देखेंगे। तो आप देखिए केतु के नक्षत्र के लिए अच्छा गोचर नहीं है, मिक्स रिजल्ट आप कह सकते हैं। स्वयं मंगल के 3 नक्षत्रों के लिए होगा, और कहीं ना कहीं सूर्य के लिए भी ये मिक्स रिजल्ट देगा। और इन चीजों को ध्यान रखिए। अब हम आपको राशिफल बताते हैं विभिन्न राशियों के लिए। तो आप देखिए ये आप इसको दोनों से देखिए, लग्न से भी देखिए और चंद्रमा से भी देखिए। तो यदि आपकी यदि मेष लग्न है या मेष राशि है, तो यहाँ गुरु का जो गोचर होगा ये आपके क्या कहते हैं
9वें भाव को, 12वें भाव को, पहले और 8वें भाव को प्रभावित करेगा। तो आप देखेंगे कि मेष वाले जातकों के लिए जनरली ये अच्छा बताता है, कहीं न कहीं पर्सनैलिटी, चूँकि ये पहले भाव को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, भाग्य भाव को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, गुरु के 2 भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आपको कहीं न कहीं ये उम्दा रिजल्ट दे सकता है। बहुत सारे जातक इस पीरियड में जो है हायर एजुकेशन के लिए, चूँकि देखिए हमने आपको बताया था कि धनिष्ठा जो है घर से निकलने को बताता है, विदेश गमन को बताता है, तो विदेश में जाकर हम पराक्रम करते हैं, तो ये चीज़ें दिख रही है। तो हायर एजुकेशन के लिए आप जा सकते हैं 9th भाव के कारण, और बहुत सारे लोग प्रोफेशन के कारण भी जा सकते हैं, तो विदेश सेटलमेंट या विदेश से व्यापार में के मामले में अच्छी स्थिति बन रही है। इस पीरियड में लोगों को अपने बॉस का समर्थन होगा, पिता से भी समर्थन हो सकता है, यदि पैतृक आप कारोबार करते हैं, यदि बाहर निकल रहे हैं और आपको पिता से कहीं न कहीं इस पीरियड में सहयोग मिलेगा कहीं न कहीं। बहुत सारे लोगों को इस पीरियड में अपने पुराने मित्रों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है मित्रों। वृषभ लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों। वृषभ लग्न राशि में ये 7वें भाव को एक्टिवेट करेगा, 12वें भाव को एक्टिवेट करेगा, 8वें भाव को एक्टिवेट करेगा, 7वें, 9वें और 10वें का भी कॉम्बिनेशन रहेगा। तो ये देखिएगा, ये हालांकि देखिए इसके लिए मिक्स मैं देख रहा हूँ, लेकिन इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। इकोनॉमी के मामले में कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव रिजल्ट दिख रहा है, लेकिन शुक्र का ये क्षेत्र है, यहाँ आपको संबंधों के मामले में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। आपको संबंधों के मामले में सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। आपको भी विदेश में यदि शिक्षा वगैरह लेने की बात है, आपकी कुंडली में यदि धनिष्ठा पहले से प्रबल है, वहां ग्रह बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से ये आपको हेल्प करने जा रहा है। विदेश यात्रा मैंने पढ़ाई लिखाई के लिए निकलना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। इब्न व्यापार के मामले में भी हेल्प करेगा। इस पीरियड में आपको अपनी नींद पर, अपने खर्च पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा दिख रहा है, ये चीज प्रॉब्लम थोड़ी सी दिख रही है। 8वां एक्टिवेट कर रहा है, और इसमें आपको बड़े भाई बहनों से सहयोग मिल सकता है, इतने नेटवर्क से भी कहीं ना कहीं सहयोग दिख रहा है। मित्रों, मिथुन लग्न राशि की बात करते हैं। मिथुन लग्न राशि में ये जो है, मिथुन लग्न राशि में आपके छठे, 11वें, 7वें और 10वें, छठा माने मंगल के 2 भावों को देख लीजिए, गुरु के 2 भावों को देख लीजिए, और जहां से गुजर रहे हैं 8 और 9, तो इसमें आपको ऐसे मिथुन के जातकों के लिए मैं लगातार कह रहा हूं कि ऑलरेडी 10वें भाव, सॉरी 8वें भाव में शनि गुरु बने हुए हैं। हालांकि अभी गुरु निकल कर 8वें से 9वें में चले जाएंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं 8वें भाव को एक्टिवेशन है इस मामले में। तो आपको कई बार ये पार्टनरशिप में भी प्रॉब्लम बता रहा है, कहीं ना कहीं दूसरी चीज है कि आपके दफ्तर में आपके खिलाफ कुछ राजनीति षड्यंत्र वगैरह की स्थिति बता रहा है। आपको किसी न किसी तरह के विवाद या कर्ज से संबंधित कुछ चीजों को भी बता रहा है, क्योंकि छठे भाव इसमें क्या कहलाते हैं, मंगल और बुध और मंगल की स्थिति गड़बड़ होती है, तो इसलिए आपको इस चीज का कर्ज वगैरह में भी दिक्कत दिख रही है। जॉब क्षेत्र में, क्योंकि देखिए ऐसे तो देखिए 11वां होता है, 10वें भाव से 11वां होता है, लेकिन छठे भाव के एक्टिवेशन से मैं आपको कहूंगा कि यदि आप सेवा भाव से काम कर रहे हैं तब तो अच्छा है, लेकिन सेवा भाव से इस जमाने में बहुत कम लोग काम करते हैं, तो उन लोगों को निश्चित रूप से दिक्कतें हो सकती हैं। तो इसलिए आप जॉब मैंने अपने दफ्तर में भी ध्यान रखिए, और रिलेशनशिप में तो ध्यान रखिए ही, कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा तो है नहीं। साथ में सेहत के मामले में भी 8वां को एक्टिवेट कर रहा है, तो सेहत के मामले में भी आपको कहीं ना कहीं ये होगा। लेकिन ये जब कुंभ में, जब 9वें भाव में बुध गोचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको कुछ हेल्प मिलेगा। पुराने आपके कर्म जो है, पुराने कर्म एक्टिवेट होंगे और कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। तो ये एक अच्छी चीज है, लेकिन सावधान रहना चाहिए मिथुन के जातकों को। ओवरऑल सावधान, तो देखिए जो दोनों राशियों है उनको कहीं ना कहीं ये गोचर प्रभावित करने जा रहा है निगेटिवली। एक बात ध्यान रखिए, कन्या लग्न राशि वालों के लिए भी, और इसमें भी मिथुन वालों को भी। तो एक चीज ध्यान रखना है कि बुध के जातकों को, क्योंकि मंगल का अपना वो होता है, और यहाँ गुरु जब निकलेंगे तो मंगल को एक्टिवेट करेंगे, और मंगल डिफरेंट डिफरेंट राशियों में जाएंगे, उसके हिसाब से रिजल्ट वेरी करेगा। मित्रों, कर्क लग्न राशि की बात करते हैं। कर्क लग्न राशि में ये जो होते हैं, चूंकि योग कारक होते हैं मंगल, गुरु जा रहे हैं उनके नक्षत्र में, तो आप देखिए 5वां 10वां भाव के स्वामी होते हैं मंगल, उसके बाद और छठे और 9वां माने भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। हालांकि मूल त्रिकोण गुरु का जो होता है छठे भाव में होता है, तो लेकिन भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। और 7वें और 8वें में गोचर होगा, क्योंकि 7वां मकर होगा और 8वां जो होगा
वो कुंभ होगा। तो इस 8वें में थोड़ी सी कुछ दिक्कतें दिख सकती है, लेकिन उसके बावजूद जो है ये समय जो है अच्छा है, क्या कहलाता है इनके लिए। जो कारक मंगल को एक्टिवेट होने से कहीं न कहीं यश प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, समाज में, दफ्तर में, सारी चीज़ों में दिख रही है। और जो लोग स्पेशली हम कहना चाहिए 8वें भाव के दौर में जब कुंभ में गुरु रहेंगे, तो जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में हैं, जो 8वें भाव से संबंधित मामले हैं, मनोविज्ञान है और डॉक्टर है, रिसर्चर हैं, इन सब लोगों के लिए अच्छा पीरियड हो सकता है। क्योंकि यहाँ कहीं न कहीं ये अपने उद्यम को बढ़ाएँगे। और 8वाँ भाव जो होता है पैतृक संपत्ति का को भी जो बताता है। तो बहुत सारे लोगों को लेगेसी से चीज़ें मिलेंगी, एक चीज़ें हैं। 8वें भाव से संबंधित चीज़ों को पॉजिटिव संदर्भ में आपको देखने की ज़रूरत है, तो वो आपको देखेगा। और स्वाभाविक है 5वाँ एक्टिवेट हो रहा है, तो हायर एजुकेशन के मामले में भी हेल्प कर रहा है, तो फॉरेन से एजुकेशन की स्थिति भी दिख रही है। लेकिन अब ध्यान रखिएगा, ये आपकी कुंडली में स्थिति होगी तभी होगा। आपकी कुंडली में नहीं है तो कभी भी ट्रांजिट से चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं। हम तो एक इन जनरल आपको बता रहे हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। ये एजुकेशन जो है, हायर एजुकेशन आपका भी हो सकता है, आपके बच्चे का भी हो सकता है। 5th हाउस के एक्टिवेशन के कारण हम बता रहे हैं, तो ये है। इस पीरियड में बहुत सारे लोगों को, कर्क लग्न राशि के लोगों को अपने जो गुरुओं के साथ के एडवाइस का बहुत फायदा दिख रहा है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। सिंह लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों। ये जो है सिंह लग्न राशि के लिए भी अच्छा है, क्योंकि योग कारक यहाँ मंगल होते हैं। अभी सिंह के जातकों के लिए भी अच्छा गोचर होने जा रहा है, क्योंकि चौथे और 5वें के उसमें स्वामी होते हैं। चौथे एक केंद्र का, एक त्रिकोण का। और गुरु जो होते हैं 5वें और 8वें के होते हैं। तो ये, और ये छठे और ये 7वें में ये गोचर होगा। तो इन लोगों को भी कहीं न कहीं यदि 8वां भाव इनमें भी आ रहा है, तो आपको 8वें भाव से संबंधित यदि प्रोफेशन में है, ज्योतिष में है, मनोविज्ञान में है, आप डॉक्टर हैं, इन कई बार लॉयर वगैरह को भी कह सकते हैं। तो आप यदि ऐसे लोग को लिए रिसर्चर हैं, तो आपको निश्चित रूप से ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। ये आपको भी कहीं न कहीं अपने गुरुओं से फ़ायदा होने जा रहा है, सलाहकारों से फ़ायदा होने जा रहा है। तो सलाहकारों की बात पर ध्यान दीजिए। और 7वाँ इसमें क्या कहते हैं, 7वाँ भाव होगा। तो 7वें में जब कुंभ में गोचर करेंगे, तो आप यदि बिज़नेसमैन हैं, तो आपके लिए भी ये बहुत अच्छा ये समय हो सकता है। फॉरेन से भी आपको बिज़नेस का फ़ायदा दिख रहा है, और इस मामले में डे टू डे की ट्रेडिंग को बताता है 7वां भाव, तो उस मामले में भी आपको फ़ायदा दिख रहा है। जब मकर में रहेंगे, तो कंपटीशन जो अभी हाल-फिलहाल तक आपको कई बार दिक्कत हो रही थी, इस गोचर में, धनिष्ठा के गोचर में कहीं न कहीं आपके कंपटीशन में वृद्धि होगी। मकर के गोचर में जब होगा, तो कंपटीशन से आपको लाभ होगा। माने कहीं न कहीं लाभ दिख रहा है, जो पहले नहीं दिख रहा था। तो ये चीज़ दिख रहा है। इब्न छोटे भाई-बहन से, या जो आपके सहयोगी हैं, उनसे लाभ दिख रहा है। मित्रों, कन्या लग्न राशि के लिए अब बात करते हैं। कन्या लग्न राशि में आपको मैंने बताया है कि बुध की दोनों राशियों के लिए कहीं न कहीं रिजल्ट मिक्स रिजल्ट है। ज़्यादातर मिथुन के लिए ज़्यादा मुझे दिख रहा है, लेकिन कन्या के लिए भी कोई बहुत अच्छा आप नहीं कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि तीसरे और 8वें भाव के स्वामी होते हैं। मंगल क्या होते हैं, मूल त्रिकोण इनका 8वां भाव होता है। मंगल का मेष 8वां होता है, और तीसरा भाव होता है। तो ये तीनों आयु से संबंधित चीजें हैं। तो बहुत सारे लोगों को अपने हेल्थ के मामले में इस पीरियड में ध्यान रखना चाहिए। और गुरु जो होते हैं चौथे और 7वें के स्वामी होते हैं। 7वां जो है मारक भाव कहा गया है, आपको पता है। तो जिन लोगों की कुंडलियों में यदि मारक भाव यदि प्रबल हो रहा है, दशा भुक्ति उस तरह की चल रही हो, और तीसरा और 8वां भाव एक्टिवेट हो रहा हो, इसमें से कोई भी भाव, तो कहीं न कहीं हेल्थ के मामले में आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। कन्या के जातकों को भी हम ये बात कहना चाहते हैं। इसके बाद आपको अपने जीवन साथी के भी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, या जीवन साथी के साथ तनाव की स्थिति दिख रही है, और जो धनिष्ठा का फीचर है आपको बता चुका हूँ। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और ये पीरियड में दफ्तर में भी आपके एक्सपेक्टेशन से चीज़ें नहीं होंगी, और ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कहीं न कहीं। और आपको किसी तरह के विवाद में इस पीरियड में नहीं पड़ना चाहिए। कन्या के जातकों को स्पेशली हम कर लेते हैं। दशा भुक्ति अच्छी है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। दशा भुक्ति गड़बड़ है, तब ये चीजें जो हम कह रहे हैं, वो आपके लिए ज्यादा दिक्कत का कारण हो सकती है। मित्रों, अब तुला लग्न राशि की बात करते हैं। तुला में जो होते हैं, दूसरे और 7वें के मंगल स्वामी होते हैं। दूसरा, चूंकि तुला का दूसरा भाव जो होता है वृश्चिक होता है, और 8वां भाव जो होता है मंगल की मेष राशि, जो मूल त्रिकोण राशि है, वो होता है। उसके बाद तुला में तीसरे और छठे भाव के स्वामी होते हैं।
ये देखिए माने दोनों कहीं न कहीं तुला के लिए अच्छे नहीं होते हैं, शुक्र के दोस्त तो नहीं है, लेकिन हाँ मंगल का न्यूट्रल संबंध होता है। और हमने आपको बताया नवांश लेवल में कि भई वो कुंभ में जब जाएँगे शुक्र के तुला नवांश में, तो कोई बहुत अच्छा शुक्र के लिए अच्छा नहीं होता। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये आपको, लेकिन उसके बावजूद ये आपको जीव मामले में दिक्कत बताएगा। तो चूँकि चौथा भाव इसमें एक्टिव, चूँकि चौथे और 5वें भाव में ये गोचर होगा मकर और कुंभ का। तो आपको ध्यान रखना है कि मदर का सेहत का में ध्यान रखना है। आपको आंतरिक सुख की कमी इस पीरियड में फ़ील होगी। तो ये 2 चीज़ों को आपको स्पेशली ध्यान रखना है। और हालाँकि उसके बावजूद इस मामले में, भौतिक मामलों में हम कहेंगे घर के फ्रंट में कुछ डेवलपमेंट हो सकता है, कुछ लोग मकान ले सकते हैं, कुछ लोग वाहन ले सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं आंतरिक चिंता कुछ बनी रहेगी, या मदर की हेल्थ, या यदि आप एक 50, 55, 60 की उम्र में आ गए हैं, तो आपकी पत्नी की सेहत भी प्रभावित हो सकती है। तो ये चीज़ें आप देखिए। हालाँकि एक बात कहेंगे कि जो लोग वो हैं, क्या कहते हैं सलाहकार, जो कि छठा भाव एक्टिवेट हो रहा है, और जो लोग सेवा भाव से काम कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और जो लोग खासकर डॉक्टरी के पेशा में है, क्योंकि छठा एक्टिवेट होने पर डॉक्टरी का पेशेंट ये देता है, तो ऐसे लोगों के लिए कहीं कहीं ना कहीं ये हो सकता है, या सेवा भाव से काम करते हैं उनके लिए बेहतर हो सकता है। मित्रों, अब वृश्चिक लग्न राशि की बात करते हैं। वृश्चिक लग्न राशि में ये गोचर अच्छा होने जा रहा है कुल मिला जुला कर उनके लिए। देखिए, वृश्चिक का मंगल पहले और मूल त्रिकोण उनका छठा भाव होता है। और गुरु जो होते हैं दूसरे और 5वें भाव के स्वामी होते हैं। गुरु इनके अच्छे हैं, मंगल भी इनके लिए अच्छा है, और ये गोचर जो हो रहा है तीसरे और चौथे भाव में हो रहा है। शनि का गोचर जो है मंगल में उनके लिए पॉजिटिव है। तो इसलिए इस पीरियड में ओवरऑल देखिएगा कि कहीं ना कहीं वृश्चिक के लिए कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का ये समय होगा। इनका व्यक्तित्व जो है बेहतर रहेगा, कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिशा में ये सोचेंगे गुरु के धनिष्ठा में गोचर में। और परिवार में भी इसका कहीं ना कहीं प्रतिफल देखा जाएगा। परिवार में भी आपको परिवार का सहयोग मिलेगा। और कई लोगों की कुंडलियों में, जिनकी कुंडलियों में सरकारी नौकरी की स्थिति बनी हुई है, स्पेशली हम एक चीज कहना भूल गए, खासकर जब मंगल अपने अंतिम चरण में आएंगे, वो सरकारी नौकरी के लिए बेहतर देता है। वृश्चिक नवांश में आएंगे, तो उस पीरियड में गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में स्थिति है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए हैं, कोई इंटरव्यू हो रहा है गवर्नमेंट में, तो उस तरह की चीजों को ये बताता हूँ। वृश्चिक के लोगों के लिए कहीं ना कहीं फ्रूटफुल हो सकता है, और भी राशियों के लिए होगा, लेकिन मैं भी वृश्चिक में भी ध्यान आया तो मैंने बताया आपको। ये विदेश से भी लाभ आपको बता रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं आपको ये दोनों मामले में हो सकता है, ट्रेड के मामले में भी हो सकता है, एजुकेशन के मामले में भी हो सकता है। आप तो देखिए। और ये इसमें चूंकि 5वां भाव भी एक्टिवेट हो रहा है, तो आपके बच्चों के लिए ठीक है। कुछ लोग यंग होंगे तो रोमांस वगैरह के लिए भी आप कर सकते हैं। लेकिन हम कहेंगे कि धनिष्ठा जो है बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। मैरिटल ब्रह्मचर्य का ये है, कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था कि भीष्म पितामह से जोड़ते हैं, तो उस बात का ध्यान रखिए। तो रोमांस वाले मामले में ओवरऑल, लेकिन ये इन जनरल आप कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं 5वां आपका हो रहा है तो मंत्र सिद्धि का भाव होता है, तो कहीं ना कहीं प्रज्ञा का विकास, आध्यात्मिक चेतना भी कहीं ना कहीं आपकी बेहतर होगी। मैंने दफ्तर वगैरह में के मामले में तो निश्चित रूप से हमने बता ही दिया आपको। मित्रों, अब हम धनु लग्न राशि की बात करते हैं। ये जो है धनु, गुरु जो होते हैं, ये मंगल होते हैं 5वें और 12वें के स्वामी होते हैं। और वो पहले गुरु पहले और चौथे के स्वामी होते हैं। त्रिकोण भाव के होते हैं, द्विस्वभाव राशियों में त्रिकोण के स्वामी होते हैं, चाहे वो बुध की राशियां हो चाहे गुरु की राशियां हो। तो पहले और चौथे के स्वामी होते हैं। और ये गोचर जो है दूसरे और तीसरे भाव में होगा, तो धन भाव में और फिर पराक्रम भाव में होने जा रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं इस पीरियड में आप देखिएगा संतान, क्योंकि 5वां मंगल का भाव है, तो संतान, कई लोगों के जीवन में संतान आ सकते हैं। संतान से लाभ, या संतान जिनकी है ऑलरेडी, उनके जीवन में कुछ अच्छी चीजें देखने को मिलेगी। 5वां भाव एजुकेशन से भी हम जोड़ते हैं, तो एजुकेशन के मामले में भी आपको कहीं ना कहीं बेहतर हो रहा है। कुछ लोग यदि विदेश से मामला जुड़ा होगा तो उस मामले में हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन आपको अपने खर्च पर ध्यान रख, हालांकि आपको आमदनी होती रहेगी लेकिन खर्च भी बढ़ा रहेगा, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये इस पीरियड में आपको ये अपने नींद पर ध्यान रखना चाहिए। नींद बिगड़ सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अवचेतन में कुछ डिस्टरबेंस दे सकता है। और उसके बाद आपको निवेश भी सोच समझ कर करना चाहिए निवेश करने के मामले में, लेकिन कहीं ना कहीं कामकाज के हिसाब से ये अच्छा है आपके लिए। मित्रों, मकर लग्न राशि की बात करते हैं। मकर में जो है इनके लिए चौथे और 11वें मंगल होते हैं, और तीसरे और 12वें गुरु होते हैं, और ये पहले और दूसरे भाव में गोचर होगा।
देखिए, हमने कहा कि शनि की दशा में ये अच्छा रिजल्ट होता है। मैंने आपको बताया था ओवरऑल सभी, चूंकि शनि की दोनों राशियां हैं और ये पहले और दूसरे भाव में गोचर हो जा रहा है, तो शनि कहीं ना कहीं भौतिक मामलों में तो सफलता आपको देंगे। शनि मंगल गुरु का कॉम्बिनेशन भौतिक मामलों में सफलता देता है, लेकिन आपको भी जीव मामले में थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए। मकान वाहन निश्चित रूप से लाभ दिख रहा है। दफ्तर में भी लाभ हो सकता है। हालांकि मेहनत कराएंगे, क्योंकि शनि का अपना स्वभाव है और अपनी राशि के लिए भी। और मकर के लिए तो मैं हमेशा कहता हूँ, माउंटेन गॉड की बात कहता हूँ कि आपको उनकी तरह लंबी योजना बनाकर और अपने फोकस्ड वे में चलना चाहिए, तो आपको सफलता मिलती है। लेकिन आपको इस पीरियड में थोड़ा सा अपने खर्च के कारण तनाव दिख रहा है, तो आप उस पर भी खर्च पर ध्यान देना चाहिए। और क्या कहते हैं, आपको अपने थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में भी सतर्क रहना चाहिए। यदि ताराबल से भी उस तरह की स्थितियां दिख रही हो तो स्पेशली ध्यान रखिएगा। मित्रों, कुंभ की बात करते हैं। कुंभ लग्न राशि के लिए ये जो गोचर होने जा रहा है 12वां और पहले का हो रहा है। तो जब कुंभ में स्वयं आ जाएंगे, देखिए ऑलरेडी हमने कहा कि 12वें में, लगातार मैं कह रहा हूँ कि 12वें में जब गुरु भी आ गए थे, शनि आ गए थे, तो कहीं ना कहीं कुंभ वालों के लिए दिक्कत थी। लेकिन जैसे ही गुरु यहाँ आएंगे, क्या कहते हैं, एक बड़े ग्रह हैं गुरु, जब इनके लग्न में आएंगे तो कुछ चीजें तो अच्छी करेंगे ही। तो ये इनके लिए गोचर, ये धनिष्ठा का गोचर। मकर के लिए कुछ मामलों में थोड़ा सा और दिख रहा है, लेकिन कुंभ के लिए कुछ गोचर अच्छा हो सकता है। तो समाज से, राज्य से, माने गवर्नमेंट से ये लाभ की स्थिति इनकी कुंडली में दिख रही है, स्पेशली जब वो कुंभ में आएंगे। तो निश्चित रूप से कुंभ में कब आ रहे हैं आपको पता है? जब वो ये अभी 5 को आ रहे हैं गुरु, 5 अप्रैल को आ रहे हैं, तो उसके बाद इस समय रहेंगे। और फिर ये जब भी उसके बाद होंगे, नवंबर के बाद, 20 नवंबर के बाद, तो उस समय आपको लाभ कुछ दिख रहा है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको भी कि क्या कहलाता है, शनि की राशि है। यदि ताराबल में आपकी स्थिति गड़बड़ हो तो आपको हेल्थ के मामले में आपको भी ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज आपके लिए अच्छा है हर तरह से। इकोनॉमिकली आपको फायदेमंद दिख रहा है। कई लोगों को लग्न में आएंगे तो निश्चित रूप से, लग्न में या राशि में आएंगे तो आपको संतान के मामले में फायदा देखेंगे। कहीं ना कहीं जीव मामले में भी आपको हेल्प दे सकते हैं कहीं ना कहीं। और पराक्रम से तो आपको लाभ दिख ही रहा है। मित्रों, अब हम आपको बताते हैं मीन लग्न राशि की। मीन लग्न राशि में दूसरा भाव एक्टिवेट होगा, 9वां भाव एक्टिवेट होगा, पहला और 10वां भाव एक्टिवेट होगा। गुरु का पहला 10वां भाव होगा और मंगल का दूसरा 9वां, और ये गोचर होगा 11वें और 12वें भाव में। तो 11वें भाव में मकर में जब गोचर हो रहा है तो आपके लिए फायदेमंद दिख रहा है, लेकिन कुंभ में होगा कुछ दिक्कतें दिख रही है। तो आपको ध्यान रखना है। लेकिन जिन लोगों का 12वां भाव पहले से एक्टिवेट होगा तो उनको विदेश से फायदा होगा। हमने आपको बताया ही कि धनिष्ठा विदेश के मामले में फायदा दिखा रहा है, तो आपको विदेश के मामले में कुंभ के गोचर में भी फायदा हो सकता है। तो वहां से दिख रहा है, विदेश से आपको निवेश वगैरह का भी लाभ हो सकता है। आपको 12वें में जब, एक और चीज है कि 12वें में जब वो गुरु जाते हैं तो खर्च तो कराते हैं निश्चित रूप से, बड़े ग्रह है खर्च कराते हैं, लेकिन वो मांगलिक कार्यों में खर्च कराते हैं। शादी ब्याह में आप अपने किसी बेटी की, भतीजी की, या किसी बहन की शादी में खर्च कर रहे हैं, किसी मित्र की शादी में खर्च, माने खर्च की स्थिति बनेगी, लेकिन वो शुभ कार्यों में बनेगी। तो इस तरह की चीजें हैं। या कई बार देखा गया है कि आपके वृद्ध लोग जा रहे हैं तो उनके अंतिम संस्कार में आप खर्च करते हैं, सारी चीजें। तो ओवरऑल क्या कहलाता है, वो दायित्व है, वो चीजें हैं। निगेटिव खर्च कम देखा गया है, गुरु का ये होता है। लेकिन ये बात आप ध्यान रखें, 12वें में जाएंगे तो कुछ गुरु और चीजें देंगे आपको। तो मित्रों, ये था, हमने आपको धनिष्ठा में गुरु के गोचर के राशिफल बताया। हालांकि बहुत समय लगता है देखने समझने में। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, संभव तो बेल को भी दबाएं। शुक्रिया मित्रों।